सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है दोहराव। राधा सवेरे से ही कुछ उलझी उलझी सी थी। आज सवेरे जब वह पूजा के कमरे में पाठ करने बैठी तो उसे कोई जल्दी नहीं थी। पूजा समाप्त कर उसके उठकर बाहर आने की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उसके देर तक पूजा करने पर अब कोई झल्लाने वाला नहीं था। फिर जल्दी किस बात की? पहले जब पूजा करने बैठती तो मन में हड़बड़ी लगी रहती थी। पूजा का काम एक प्रकार का अटकाव था। उसके पश्चात उसे 50 काम और करने होते थे, पर पूजा करने से पहले और कोई काम कैसे कर सकती थी? इसलिए पूजा एक प्रकार की जल्दी में ही समाप्त होती थी। कई वर्षों से यही क्रम था। कोई आज की बात थोड़ी थी। पूजा में वह एक बार ध्यान लगाती तो गीता की चीख सुनाई पड़ती। उससे निपटती तो रीता को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती। उससे पीछा छुड़ाती तो नीता। यही क्या कम थी कि ऊपर से इनके पिता भी। आज पूजा के कमरे से निकलकर राधा लॉन में चली गई। घास भली लग रही थी। फूलों के गमलों में पानी नहीं दिया गया था। वह अक्सर झल्लाया करती थी माली पर झल्लाने का क्या लाभ? अब स्वयं ही पानी क्यों नहीं दे देती? मन भी थोड़ा बहल जाया करेगा। उसे ही और कौन सा बड़ा काम करना है। कोई ना कोई काम तो उसे भी अब अपने हाथों में लेना ही चाहिए, नहीं तो इस तरह समय कैसे कटेगा। जीवन का कोई ना कोई ढर्रा बनाना ही पड़ेगा। 26 वर्ष पहले जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी तब भी वह ऐसी ही खाली थी। कोई काम नहीं था, और जो कुछ थोड़ा बहुत काम था उसके लिए नौकर चाकर तो थे ही। रीता, गीता और नीता, इनके पिता तब इनमें से किसी के पिता नहीं थे। तब वे ऐसे भरे जिस्म वाले, गंजी खोपड़ी वाले, रौबदार पुरी साहब भी नहीं थे। तब तो वे दुबले पतले, छरहरे शरीर के थे, हंसमुख और सुंदर। पुरी साहब नहीं थे, रतन लाल थे, बल्कि केवल रतन। और वह स्वयं भी कितनी भिन्न थी आज से। 16-17 वर्षों की दुबली पतली लड़की जो अपनी ही किसी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। मायके में नौकर भी उसकी किसी बात को बच्चों की बात मानकर हंसकर टाल देते थे। यहाँ जब नौकरों ने उसे मेम साहब के रूप में स्वीकार किया और उसकी बात को इतना महत्व दिया जाने लगा तो उसे स्वयं पर ही हंसी आने लगी थी। दिन भर क्या करे, कभी पढ़ती, कभी लॉन में जा बैठती, कभी एक खिड़की पर खड़ी होती तो कभी दूसरी खिड़की पर। फिर उसने धीरे धीरे पुरी साहब का हर काम नौकरों से छुड़ाकर अपने हाथों में ले लिया। पुरी साहब की हर ज़रूरत को वो स्वयं पूरा करने लगी। शुरू में उन्होंने कहा भी कि क्यों यह झंझट करती हो, नौकरों को करने दिया करो, पर वह नहीं मानी। सवेरे उठकर पति के लिए बैटी तैयार करवाती, उनके ब्रश पर पेस्ट लगाकर उनके हाथ में पकड़ाती, उनके कपड़े और तौलिए गुस्ल खाने में टांग देती, उनके जूते साफ करवाती। दोपहर के बाद सोकर उठती तो पुरी साहब के आने से पहले ही आलस झाड़ पोंछ कर अलग कर देती। मुंह धोकर ड्रेसिंग पर आ बैठती, बाल संवारती, जूड़े में फूलों की वेणी लगाती, कपड़े बदलती, और जब शाम को पुरी साहब आते तो वह एकदम फ्रेश होकर उनका स्वागत करती। पुरी साहब एक आध मजाक करते, उसके सौंदर्य की बात कह देते या कपड़ों की, और वह अपने आप में संकुचित सी हो जाती। एक प्रकार से वो आनंद भोग रही थी। वे घूमने चले जाते तो रात के खाने की ओर ध्यान देती। बाद में पुरी साहब खाना खाकर किताब पढ़ने बैठ जाते और राधा बेडरूम का श्रृंगार कर डालती। ये सब काम उसने कभी भी नौकरों से नहीं करवाया। उसे लगता था कि ये उसका अपना निजी काम है। पति पत्नी के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति का भला इसमें क्या काम। और कुछ समय के बाद
गीता का जन्म हुआ। राधा के लिए बहुत सारे काम एक साथ ही जुट गए। उसका अपना स्वतंत्र संसार बन गया था। वह उसी में व्यस्त हो उठी। फिर रीता आई और तब नीता। एक का काम करती तो दूसरी तैयार, दूसरी का करती तो तीसरी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हो उठती। राधा को इनसे तनिक भी अवकाश नहीं था। जीवन एक विशिष्ट ढर्रे पर चल निकला था जिसमें कोई नवीनता नहीं रह गई थी। उसे लगा रोज़मर्रा के काम तो पूरे नहीं होते, कोई नई बात कैसे हो। फिर ये बच्चे, लड़के होते तो नौकरों का भरोसा कर लेती, पर लड़कियों को नौकरों पर नहीं छोड़ सकती थी। वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। वैसे भी अपने बच्चों का पालन पोषण वह स्वयं ही करना चाहती थी। वह कभी कभी इन सबसे ऊब उठती, कब ये बड़ी हो और कब इसकी जान छूटे। पूरी साहब अपने दफ्तर में लीन हो गए और राधा अपनी लड़कियों में डूबती गई। पूरी साहब ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की धुन में थे ताकि उनके बच्चों को आराम मिले, और राधा उन पैसों को उचित रूप से खर्च कर बच्चों को आराम देने में लगी हुई थी। लड़कियां बड़ी हुई, उनके काम भी बढ़ते गए। उनकी पढ़ाइयाँ, उनके कपड़े, उनकी सहेलियाँ, राधा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। राधा को लगता उसके पास न अपने लिए कोई समय है न पूरी साहब के लिए। उसका सारा समय इन तीनों लड़कियों के लिए ही था। वह पूरी साहब से भी एकदम कट गई थी और अब और कोई रिश्ता भी तो नहीं था। राधा उन तीनों लड़कियों की माँ थी और पूरी साहब पिता। उनका अपना सीधा संबंध तो कई वर्षों से समाप्त हो चुका था। दोनों उन लड़कियों के लिए ही जी रहे थे। कई बार राधा ऊब उठती, सोचती कब उसे अपने लिए कुछ समय मिले। ये तभी संभव था जब वह इन तीनों का विवाह कर उन्हें अपने अपने घर भेज देती। और अचानक ही राधा उनकी शादी के लिए उतावली हो उठती। पूरी साहब लड़कियों की शादी के लिए किसी प्रकार की जल्दी में नहीं थे, पर ये लड़कियां राधा के सिर का बोझ बनती जा रही थी। उसे लगता लड़कियां दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही हैं और इनका कुछ तो होना ही चाहिए। और लड़कियों के लिए वर खोजने का काम भी राधा ने अपने सिर ले लिया। वो जानती थी पूरी साहब को न इस काम में कोई जल्दी है और न उनके पास इसके लिए समय ही है। राधा ने गीता के लिए लड़का ऐसी लगन से खोजा जैसे प्लेटफॉर्म पर बीवी बच्चों को बैठाकर आया हुआ कोई व्यक्ति अपने लिए एक मकान खोजता है। राधा ने गीता के लिए वर ढूंढ लिया। पूरी साहब को लड़का खास पसंद नहीं था, पर कोई ऐसा बुरा भी नहीं था कि शादी से इनकार कर देते। और राधा ने गीता को डोली में बैठाकर ही चैन की सांस ली। पर गीता को ससुराल भेजकर राधा को शांति नहीं मिली। जैसे कि उसने सोचा था, कर्तव्य पूर्ण करने का एक विशिष्ट संतोष उसे अवश्य मिला, पर इस संतोष ने शेष दोनों लड़कियों रीता और गीता के प्रति उसकी कर्तव्य भावना को और अधिक उग्र कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा ही तो अंतर है उनमें, उसने सोचा, और ज़्यादा पढ़ा लिखा कर भी क्या करेंगी, चूल्हा ही तो झोंकना है दूसरे घरों में जाकर। औरतों का पढ़ा लिखा होना किस काम का, हाँ ज़रा अनपढ़ ना कहलाए। अब जब वह अपनी तीनों बेटियों का विवाह कर चुकी है, उसका कर्तव्य पूरा हो चुका है। घर कैसा भाई भाई कर रहा है। लड़कियों के सारे काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे और लड़कियां अब अपने अपने घर चली गई थीं। पूरी साहब से उसका अपना सीधा संबंध स्पंदन के अभाव में जाने कब जड़ हो गया था। घर कैसा खाली खाली हो गया है। उसका मन उलझ उलझ कर वापस लौट रहा है। जब वह बहू बनकर आई थी तब भी ऐसा ही था। बस दो ही प्राणी थे इस घर में, वह और पूरी साहब। पर तब ऐसा उदास नहीं था ये घर, थकावट सी नहीं थी यहाँ पर। अब फिर वे दोनों ही रह गए हैं यहाँ, जैसे 26 साल पहले थे। बच्चे आए, बड़े हुए और चले गए। ये फिर वैसे के वैसे ही रह गए दोनों, वह और पूरी साहब। उन दोनों ने मिलकर एक संसार बनाया था,
उसे पूर्णता तक पहुंचाया और वे मुक्त हो गए। पर इस मुक्ति ने उन्हें एकदम खाली और अकेला कर दिया। अपने इस अकेलेपन को क्या करे राधा? उसे इस प्रकार जीने की आदत नहीं है। ये पहाड़ से दिन कैसे कटेंगे? वह एकदम उदास हो गई। अभी तो 42 वर्षों की है, जाने कितने वर्ष और जीना है। पर वह जीवन कैसा होगा? अब तो जीवन जैसे एक बिंदु पर आकर रुक गया है। इतने सारे वर्षों में इतना काम करने की आदत डाल ली थी उसने। जिम्मेदारियां ढोना उसका स्वभाव बन गया था। फिर जीवन की यह रिक्तता, उसकी इस कार्य शक्ति का क्या होगा? पूरी साहब के दफ्तर चले जाने पर कोई काम नहीं रह गया था राधा को। अब क्या कि भीतर की जिम्मेदारियां उसको कोंच रही थी। अनजाने ही वह पूरी साहब के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। ऐसे ही वह प्रतीक्षा तब किया करती थी 26 वर्ष पूर्व, और उसका मन लौट कर पीछे जाने लगा। वह उठकर नए पुराने कई पत्र बटोर लाई और उनके उत्तर लिखने बैठ गई। पत्र लिखकर वह फिर खाली हो गई थी। नौकर ने खाने के लिए पूछा तो उसने ठहरने के लिए कह दिया, पर ठहरने का मतलब? शायद वह पूरी साहब का इंतज़ार कर रही थी, पर वे तो लंच पर घर आते ही नहीं। आज कितने वर्षों के बाद उसके जी में इतनी उत्कट इच्छा उठी थी कि पूरी साहब के लिए लंच बनाए और वे दोनों इकट्ठे लंच खाएं। लेकिन वह अकेली खाना नहीं खा सकती थी। दोपहर को भी कोई काम नहीं था। पढ़ने की कितनी कोशिश की, पर पढ़ नहीं पाई। कितनी ही किताबें शुरू की और रख दी, मन नहीं लग रहा था। दोपहर ढलते ढलते बिस्तर पर पड़े पड़े वह बुरी तरह उकता गई थी। उठकर कुछ करने के विचार से वो ड्रेसिंग टेबल पर जा बैठी। आज बहुत दिन के बाद ढंग से तैयार हुई थी और उसका मन लौट लौट कर वापस जा रहा था। शाम को जब पूरी साहब आए तो वे बड़े काफ़ी हल्के मूड में थे। जब दोनों चाय पीने बैठे तो वे स्वयं ही हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे, और फिर कुछ ऐसी नज़रों से उन्होंने राधा को देखा कि राधा झेंप सी गई। अचानक ही वह अपने शरीर के प्रति सचेत हो गई। उसने गर्दन झुकाकर अपने वस्त्रों को देखा, कहीं कुछ अटपटा तो नहीं। उसने अपने आंचल को ठीक ठाक किया। तो फिर हम दोनों ही रह गए घर में, पूरी साहब हंसकर बोले। राधा कुछ नहीं बोली। वह फिर शब्द पर अटक गई थी। तो क्या पूरी साहब भी वही महसूस कर रहे थे जो वो महसूस कर रही थी? असल रिश्ता तो इन दोनों का ही है। बच्चे बीच में आ गए थे। बड़े होकर अपने अपने घर चले गए और फिर वे दोनों रह गए फिर से। राधा का मन उलझ उलझ कर वापस लौट रहा था 26 वर्ष पहले। चाय के बाद पूरी साहब टहलने चले गए। उन्होंने राधा से भी चलने को कहा था, पर राधा स्वयं को तैयार नहीं कर सकी। कई वर्षों से वह पूरी साहब के साथ अकेली कहीं नहीं गई थी। बाहर क्या, वह घर में भी कई वर्षों से उनके साथ अकेली नहीं रही थी। पूरी साहब ने उसे घूमने चलने के लिए कहा तो उसे अचानक लगा कि उसके भीतर की घर बारी प्रौढ़ नारी कहीं छिप गई है। उसे संकोच सा हुआ, कोई दोनों को अकेले घूमते देखेगा तो? ये भावना तो बहुत पुरानी थी, बीच में कहीं ओझल हो गई थी। आज फिर वह वहाँ से जाग उठी थी। उसका मन फिर वापस लौट रहा था। उसे लगा कई वर्षों के पश्चात अचानक ही न केवल पूरी साहब की उपस्थिति के प्रति सचेत हो गई थी, बल्कि अपने संबंध के प्रति भी सजग हो उठी थी। वह संकोच और लज्जा फिर कहाँ से लौट आए थे। उसका मन बार बार लौट रहा था। आज रात का खाना भी राधा ने विशेष समारोह के साथ तैयार करवाया था। ऐसे ही शादी के बाद शुरू के दिनों में करवाती थी। उसकी सहेली ने उसे सिखाया था हाउ टू विन योर हस्बैंड बाय स्टमक। पूरी साहब मेज पर आए तो अनजाने ही पूछ बैठे, क्यों भाई, आज यह दावत किस खुशी में है? वह कुछ नहीं बोली, सचेत भर हो गई। उसे लगा वह स्वयं अपने मन में पूछ रही है कि ऐसा उसने क्यों किया, पर जो उत्तर आता है उसे वह नकार देना चाहती है।
अतः उस उत्तर को अनसुना कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। और उसका मन पीछे लौट रहा है। खाना खाकर पुरी साहब पढ़ने के कमरे में चले गए और राधा के पैर अचानक ही बेडरूम की ओर बढ़ गए। उसने अंदर से चटकनी चढ़ाई और झाड़ पोंछकर बिस्तर तैयार किया। शाम को माली ने नया गुलदस्ता लाकर ड्राइंग रूम में रखा था। राधा भी वह गुलदस्ता उठा लाई। कोने की मेज पर रखे पुराने बेस में उसने सारे फूल सजा दिए, नरगिस के फूल। कमरे में भीनी भीनी सी गंध भर गई। अंत में राधा ने एक परीक्षक दृष्टि डाली। कमरा एकदम तैयार था। कई वर्षों पहले यह कमरा ऐसा ही लगता था, बीच में तो एकदम बदल ही गया था। चटकनी खोलकर राधा बाहर आई। बरामदे में रखे गमले में से तोड़कर गुलाब की एक सुंदर सी कली बड़े जत्न से उसने अपने जूड़े में लगाई। अब वह एकदम तैयार थी, पर शायद कली लगाते समय बालों की एक आध लट इधर उधर हो गई थी। उसने हाथ से छूकर देखा, हाँ, कुछ गड़बड़ तो थी। वह आकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई और शीशे में स्वयं को देखकर अचानक ही चौंक गई। उसे लगा उसका जो रूप सवेरे से उसके मन में उभर रहा था और जिसे दिन भर वह नकारती रही थी, वही अब शीशे के सामने उतरकर आ खड़ा हुआ है। वह एकटक शीशे में अपने आप को देखती रही। उसका चेहरा एकदम तप उठा। उसे लगा अब वह स्वयं को नहीं देख सकती। सहसा उसका हाथ उठा और उसने अपने जूड़े से गुलाब की कली नोच डाली। आवेश में बेहोश सी चली हुई खिड़की तक आई और उसके हाथ ने वह कली बाहर अंधेरे में उछाल दी। उसके बाद स्थिर कदमों से चलती हुई बिस्तर तक आई। बेड कवर हटाया और बिस्तर पर औंधी पड़कर उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढक लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।